मैं आपको आपको मैं मोशन इन ए प्लेन पढ़ाना है। मोशन इन ए प्लेन। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, शाबाश। मान लीजिए ये थ्री रेक्टेंगुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड दिस वन इज ओरिजिन। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे मूव करता है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, बस इधर को मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वो जो बच्चा इधर को मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली एक्स एक्सिस की जरूरत है। तो ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, जिसको आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन बेटे, जिस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो दो एक्सिस की जरूरत पड़े, जैसे कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करे, या कोई बॉडी, देखो इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड, तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? वाई जेड प्लेन। और इसी तरह से ये जमीन पे कौन सा प्लेन हुआ? जेड एक्स प्लेन। तो जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करती है तो उसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। अब कोई बच्चा कहता है सर एग्जाम्पल देके बताओ। देखो एग्जाम्पल से समझो। मान लो मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेट इस प्लेटफॉर्म में ऑल ऑफ ए सडन मैं नोट करता हूँ कि एक छोटी सी चींटी इधर को मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर। तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस का फायदा भी लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस का फायदा भी लेना पड़ेगा। तो मोशन ऑफ ए स्मॉल एंट, वो कौन सा हो गया? दो दो डायमेंशंस का फायदा लिया ना, एक्स और वाई, तो वो मोशन इन ए प्लेन हो जाएगा। अब जो मोशन इन ए प्लेन है, उसको समझने के लिए हमें वेक्टर्स समझने पड़ते हैं। क्या समझने पड़ते हैं मोशन इन प्लेन के लिए? बिना वेक्टर्स के ये आ ही नहीं सकते। अगर आसमान में पक्षी उड़ रहा है तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि स्पेस में उड़ रहा है, वो स्पेस में, उसमें एक्स एक्सिस भी चाहिए होगा, वाई भी, जेड एक्सिस भी। अगर जमीन के ऊपर कोई चींटी चल रही है तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ऐसे है जैसे इंग्लिश में वर्ड्स सीखने के लिए पहले एबीसी सीखनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस को सीखने के लिए हमें वेक्टर्स सीखने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हो, बिना वेक्टर्स के ना आपको +1 आएगी, ना +2 आएगी, ना ही कोई हायर क्लास आएगी। दिस इज द मोस्ट बेसिक टॉपिक। तो आज मैंने वेक्टर्स के ऊपर ही बात करनी है आपसे। और मैं इनका प्रूफ नहीं बताऊंगा, रिजल्ट रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि आप मोशन इन प्लेन को जल्दी से जल्दी शुरू करो। पर वो तब समझ आएगा जब वेक्टर समझ आएंगे। और इसलिए वेक्टर के रिजल्ट रिजल्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज बताता हूं। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखें, वेक्टर्स, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो है बेटे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे इट्स स्टडी इज मस्ट
टू लर्न प्लेनर मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, प्लेनर मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, इसके बिना वेक्टर्स आपको आ ही नहीं सकते। नहीं, वेक्टर्स के बिना ये वाले आ ही नहीं सकते। दूसरा बात, वेक्टर्स कहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लगता है? इसका कॉन्सेप्ट उन फिजिकल क्वांटिटीज पे लगेगा जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी खुद क्या होती है? जिसको मेजर करा जा सके। तो आप बोलोगे वेक्टर्स कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल on those physical quantities, on those physical quantity मैंने measurable quantity, physical quantities कौन सी बच्चे? which have magnitude, कि वो कितनी है, और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। बच्चा कहता है सर एग्जांपल से बताओ। लो अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉडी का वेट वेट 15 न्यूटन है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, किलोग्राम नहीं होती। किलोग्राम तो मास की यूनिट होती है। मैं बोलूं किसी बॉडी का वेट 15 न्यूटन है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वेट किधर को होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट का मैग्नीट्यूड भी हो गया 15 न्यूटन। और वेट कभी भी आसमान की तरफ तो होता नहीं, ना इधर ना इधर, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, इसलिए डायरेक्शन भी होगी। तो जो चीज डायरेक्शन वाली होती है और मैग्नीट्यूड दोनों वाली होती है, उसके ऊपर एरो लगाते हैं हम। एरो का मतलब है वो क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसी तरह से और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पूछ ले व्हाट इज ए वेक्टर, तो नेचुरली आप कहोगे ए वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और हैज डायरेक्शन आल्सो। दोनों चीजें होनी चाहिए। सर वेक्टर्स होते कौन कौन से हैं? बहुत सारे होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सर जैसे एक्सरलेशन, फोर्स, टेंशन, वेलोसिटी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल है। अब बच्चा कहेगा सर और भी क्लियर हो जाएगा अगर आप हमें नॉन वेक्टर्स बताओ कौन से होते हैं। तो मैं कहूंगा बेटे अच्छा वर्ड नॉन वेक्टर्स नहीं है, अच्छा वर्ड होता है स्केलर्स। सर स्केलर्स क्या होते हैं? बेटे जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर जैसे मैग्नीट्यूड ओनली, मैं कहूंगा बेटे ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, तो मैं बोलूँ आपको घर और स्कूल में डिस्टेंस कितना है? आप कहोगे सर इस हरे वाले रास्ते की लंबाई माप लो, वही तो डिस्टेंस है। तो मैं उसके बाद बोलूँ ये डिस्टेंस किधर से किधर को है? घर से हाउस को, घर से स्कूल को, या स्कूल से हाउस को? तो आप कहोगे सर कोई भी माप लो। तो इसका मतलब है डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक। हाँ मैग्नीट्यूड ये जरूर होएगा, जैसे हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर है।
लेकिन कौन किससे दूर है, घर स्कूल से या स्कूल घर से? आप कहोगे सर दोनों लगा लो। तो इसका मतलब है डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड जरूर है, 2.5 किलोमीटर। इसलिए डिस्टेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल हुई। और जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से सुनना ये वाली बात, उनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उनके लिए बेटे आपने 10th क्लास तक जितना भी अलजेब्रा पढ़ा है, सिंपल अलजेब्रा, उसके रूल्स लग जाते हैं। सिंपल अलजेब्रा के रूल्स लग जाते हैं। लेकिन जो क्वांटिटीज एरो वाली होती हैं, यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उनके लिए वेक्टर अलजेब्रा ही लगता है प्रॉपर। वेक्टर अलजेब्रा, उसके लिए आपका 10th क्लास का पढ़ा हुआ, 10th तक जो भी नॉलेज है आपको मैथ की, वो नहीं लगता, वेक्टर अलजेब्रा लगता है। अब बच्चे का क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स क्या हैं? वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहले आपको ये बोर्ड क्लियर है कि इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है? कौन सी क्वांटिटीज पर ये कॉन्सेप्ट लगता है? वेक्टर की खुद की डेफिनेशन क्या है? स्केलर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर की एग्जांपल्स क्या हैं? स्केलर की एग्जांपल क्या हो सकती है बेटे? टाइम। और क्या हो सकती है? मास। और क्या हो सकती है? स्पीड। ये सारी स्केलर है। तो जिन बच्चों को ये वाला बोर्ड समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। अगर हाथ खड़ा नहीं होएगा तो मैं आपसे पूछ ही जाऊंगा बार बार। सुस्त बच्चों को मैं माइक पे जरूर बुलाता हूँ। लो भाई, एक एक बच्चे को बुलाते हैं फिर। हाँ, नॉन मेडिकल में रेड टी शर्ट वाला बच्चा माइक पे आ जाए। नॉन मेडिकल रेड टी शर्ट वाला बच्चा माइक पे आ जा फटाफट। माइक पे आ जा जल्दी से। सुस्त बच्चे तो मैं बहुत डिसलाइक करता हूँ। हाँ भाई, अभी बताओ, अभी तक मैंने क्या क्या चीज समझाई है उसके हेडिंग्स बताओ। वेक्टर्स एंड वेक्टर्स के बारे में और स्केलर्स के बारे में कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है और स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और सर वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टडी क्योंकि इसमें 2D मोशन और प्लेनर मोशन सीखना स्टडी के लिए ठीक इम्पोर्टेंट। है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब बच्चा सुन तो रहा था लेक्चर, पर बाद आखिरी वाले मोमेंट्स में उसका ध्यान पलटा था, और मेरे को लगा कि उसने सारा लेक्चर ही नहीं सुना। शाबाश बेटे, बैठो बैठो। सही बताया आपने, बहुत अच्छे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या? ध्यान से सुनना अब, ध्यान से सुनना बेटे। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। कोई बच्चा पूछे सर इसमें क्या नियम है ऑपरेशंस के? ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। मैं उसको कहता हूँ क्या नियम है वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखें कि इसके अंडर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो देखो, कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, और आप उसका एडिशन का ऑपरेशन करना चाहते हो। मैंने कहा मतलब आप दोनों को ऐड करके पूछना चाहते हो मेरे पास, क्या आंसर आएगा? हाँ जी सर। यानी बच्चा मेरे से पूछता है कि वेक्टर्स में एडिशन पॉसिबल होती है? तो आंसर है यस, पॉसिबल है। एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉसिबल इन वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन ये एडिशन करते कैसे हैं, और एडिशन के लिए क्या नियम है, कि मुमकिन है भी कि नहीं? ध्यान से सुन। दोनों चीजों पे, दोनों पे एरो लगा लगा होना चाहिए, और दोनों एरोज लगने के बाद ये दोनों चीजों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम। सर क्या मतलब? अगर ये एक्सेलरेशन हो और ये वेलोसिटी हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकता,
क्योंकि उनकी यूनिट अलग अलग होगी। अगर ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है तो भी मैं नहीं ऐड कर सकता। यानी दोनों वेक्टर तो होने ही चाहिए, ऊपर से उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन मुमकिन है। और उसके मुमकिन होने के बाद आंसर क्या आएगा वो मैंने अभी आपको समझाना है। ठीक है। अगली बात, क्या सर उसमें अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, क्या उनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? तो टीचर कहता है दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल। सर कैसे करनी है समझाऊंगा, लेकिन कर भी सकते हैं कि नहीं वो देख लो। दोनों की अगर यूनिट सेम होगी तो भी आप कर सकते हो, तो ही आप कर सकते हो यूनिट। ठीक है। तीसरा बच्चा कहता है सर क्या हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा मल्टीप्लाई क्या होता है? कहता है सर दो वेक्टरों की प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट। आई सेड कर सकते हैं, यस। तो क्या सर जिन दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट को पॉसिबल है मल्टीप्लाई, आप कह रहे हो मुमकिन है प्रोडक्ट, तो क्या इसको यस करा आपने, तो क्या वहां पर भी इन दो वेक्टरों की यूनिट सेम होनी चाहिए? तो आंसर है यहां पर सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ए एंड बी कैन हैव और कैन नॉट हैव सेम यूनिट्स। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं ए एंड बी while under the multiplication operation, product operation do not necessarily require same units, डिफरेंट यूनिट भी हो सकती है। सर आपका मतलब मैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। सर ये करनी कैसे है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अगला पॉइंट, अब एक बच्चा टीचर से पूछता है सर डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स, डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स वो मुमकिन है वेक्टर अलजेब्रा में? मतलब वो बच्चा मेरे से पूछना चाहता है ए वेक्टर को बी वेक्टर से डिवाइड करा जा सकता है? तो टीचर कहता है नॉट पॉसिबल। यानी डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नॉट वैलिड इन वेक्टर अलजेब्रा, पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ओके। तो याद रखना है वेक्टर अलजेब्रा का पहला रूल, एडिशन मुमकिन, सब्ट्रैक्शन मुमकिन, मल्टीप्लाई मुमकिन, डिवीजन नॉट मुमकिन। इन बच्चों को ये बात समझ आ गया? रेज योर हैंड। ओके। अब बच्चा कहता है और कोई बात सर ये सिखाओ कैसे करना है। उसको सिखाने से पहले टीचर ने बता दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स होती हैं उसकी दो टाइप्स होती है। तो टू टाइप्स, यस। ध्यान से सुनना कैसे। एक तो ये होती है ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा और दूसरी ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा। सर ये तो आपने एक ही बात बोल दी। नहीं बच्चे पूरी बात सुनो। यहाँ पर डॉट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्रॉस से मल्टीप्लाई करना। सर ये क्या मतलब हुआ? बेटे याद रखना मैं अभी सिखाऊंगा कैसे करनी है दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो भी इसका आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का, उसके उसके आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा, डायरेक्शन कभी नहीं होएगी। इसका आंसर जो होएगा ए एन एस, उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है
उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट के दो नाम है। कौन सी? स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर स्केलर आया, या फिर इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन से डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब इधर सुन लो, जब दो वेक्टर्स की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर होता है, उस आंसर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन भी होंगी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन वाली चीज पे टीचर ने बोला था नो, डायरेक्शन मुमकिन ही नहीं होगा। जब दोनों चीजें होती हैं, ध्यान से सुनो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, उसको मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर भी, सॉरी डायरेक्शन भी, उसको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम और भी है, क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो, और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। अब बच्चे का सवाल होएगा कि सर हमें ये सिखाओ, क्योंकि आपने बोला है वेक्टर्स के बिना तो ना आपको सर्कुलर मोशन समझ आएगा, ना प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आएगा, ना कोई और प्लेनर मोशन समझ आएगा। तो जब मैं इसको सिखाऊंगा तो सबसे पहले मेरे को ये सिखाना पड़ेगा, इधर ये वाला। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को एडिशन सिखाने लगा हूँ। जिन बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई है, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, तो इसका मतलब है मेडिकल बच्चे में सरदार बच्चे को समझ में नहीं आया, रेड वाले को। आ जा भाई माइक पे। फर्स्ट बेंच, फर्स्ट है कि सेकंड बेंच? आजा माइक पे आजा। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो अगर पता लगी तो यस बोल दो, नहीं पता लगी तो नो बोल दो, क्योंकि आपने हाथ नहीं खड़ा किया। नो सर। तो बताओ इसमें क्या नहीं समझ आया? बेटे आपको ये समझ आ गई है तो रेज योर हैंड, नहीं समझ आ गई है तो पूछो मेरे से कौन सा पॉइंट नहीं समझ। अगर समझ आ गई है तो यस बोल दो, ऐसे रेज योर हैंड ऐसे। बेटे फैसला कर लो, थोड़ी सी चीज है, डोंट वेस्ट टाइम। आपकी वजह से 67 बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको अगर समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर लो, नहीं समझ आ गया तो आप मेरे से पूछो सर पहला नहीं समझ आया, या दूसरा पॉइंट नहीं समझ आया, या तीसरा नहीं आया, या फोर्थ नहीं आया। कौन सी ना समझ नहीं आया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बच्चे को तीसरा पॉइंट नहीं समझ आया, तो तीसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया? सुनो, तीसरे पॉइंट में टीचर ने यह बताया कि अगर एक वक्त, टीचर ने यह बताया, लेट मी चेंज द मार्कर। तीसरे पॉइंट में टीचर ने यह बताया, अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर और बीच में हो मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या होगा? अब टीचर कहता है इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हो। सर क्या मतलब कौन सी का? प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, एक को डॉट से लिखते हैं और एक मल्टीप्लाई को क्रॉस से लिखते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, इसमें एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। सर ये तो रिप्रेजेंटेशन में फर्क हुआ, बाकी क्या कहना चाहते हो आप? टीचर कहता है डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होएगा वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा हमेशा, उसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी। हाँ मैग्नीट्यूड जरूर होएगा।
और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका आंसर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, जबकि इस वाली में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स में से इस वाली को बोलेंगे, इसके दो नाम है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कि साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डॉट से निकाला। और दूसरा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और इस वाली का क्या नाम होएगा फिर? सर आपने बोला क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो एक नाम तो क्रॉस प्रोडक्ट है, दूसरा क्योंकि इसका नाम वेक्टर आंसर आता है वेक्टर, तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। लो, इतनी बात बताई थी जो इस बच्चे को समझ में नहीं आई। पता नहीं इसमें क्या समझने वाली बात है। चलो, अब मेरा फर्ज था दोबारा पूछने से दोबारा बताना। अब बोलो भाई, समझ आ गया कि नहीं, कि अभी भी ध्यान नहीं है सुनने में? तो बेटे बाकी बच्चे ध्यान से सुनो, ऐसा ना हो कि हल्के हल्के पॉइंट में अब दो दो बार पूछो और सारा टाइम वेस्ट कर दो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब मैंने अपने बच्चों को ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर सिखाना है। यानी सर आप हमें क्या सिखाना चाहते हो? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना पहले सभी बच्चे। ये जो बच्चा अभी क्लास से बाहर चला गया ना, अभी वेक्टर्स को छोड़ के, देख लो कौन सा जा रहा है, देख लो मुड़ के देख लो। मैं तुम्हें अभी 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 एक बच्चा आपकी क्लास में से बाहर गया, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ अगर ये बच्चा कभी भी तेज हो जाए पढ़ने में, क्योंकि ये वेक्टर का चैप्टर छोड़ के गया है, वेक्टर का। सुनो, योर अटेंशन, योर अटेंशन। आपको आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये तीन एक्सिस हैं, सर तीन एक्सिस को कैसे समझे? मान लीजिए ये कमरे का कॉर्नर है, कमरे का कॉर्नर, और यहाँ पर आपका पंखा लगा हुआ है, तो इस पंखे की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस पंखे की मोटर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मैंने इस वेक्टर से बता दी है। ये वेक्टर, हरे वाला वेक्टर, उस मोटर की पोजीशन बताता है कि वो किधर को है और ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। ओके, अब ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो करना है, वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो करना है, जेड एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो करना है। इसको समझने के लिए ये समझो, ओरिजिन जो है ना, ओ पॉइंट, वो आपके कमरे का कॉर्नर है, जमीन के ऊपर जो कॉर्नर टच कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर, जितनी ये लंबाई पे कट कर गया ना ये वाली परपेंडिकुलर ड्रा करके, इसको बोलते हैं ए सबस्क्रिप्ट एक्स। ए के पैर में एक्स, और इधर जिधर परपेंडिकुलर ड्रा करो वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जो हाइट हो जाएगी ना, इसको बोलेंगे ए सबस्क्रिप्ट वाई, वाई एक्सिस की तरफ। ऐसे ही तीसरी की तरफ होएगा, उसको बोलेंगे ए सबस्क्रिप्ट जेड। एक बात ये समझ आ गई। दूसरी बात, दूसरी बात समझो, अगर मैं इन्हीं तीन एक्सिस को दोबारा ड्रा करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो याद रखना बच्चे, एक्स एक्सिस की तरफ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा छोटा सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होता है, जेड एक्सिस की तरफ के कैप होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप कौन सा वर्ड बोलते हो? मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर सर, इस सिंबल को क्या बोलते हो आप? इस वाले को कैप, कैप बोलते हैं। सर ये क्या मतलब, क्या आपने बोला आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब है कि ये जो आई कैप की तरफ टीचर ने वेक्टर दिखाया, उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, और उसकी जो लंबाई है, लंबाई यानी मैग्नीट्यूड, वो 1 है। 1 को यूनिट भी बोलते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर दिखाया हो एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको आई कैप बोलते हैं। अगर यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जे एक्सिस की तरफ दिखाया हो, तो उसको जे कैप बोलते हैं। और अगर जेड एक्सिस की तरफ दिखाया हो यूनिट वेक्टर, उसको के कैप बोलते हो। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बोलते हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड, अगर कोई बच्चा बोले सर आई कैप का मैग्नीट्यूड मॉड लगाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना हो तो मॉड का मतलब वी आर इग्नोरिंग डायरेक्शन। तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और वो 1 होते हैं। 1 मतलब यूनिट। यूनिट वर्ड से ही इंग्लिश में बना है यूनिटी, एकता। हमारे देश में यूनिटी है, एकता है, एक है। यूनिट मैंने 1 होता है बच्चे। अब योर अटेंशन, जब आपने इतना सीख लिया, तब बेटे जब आपने इतना सीख लिया, तब ए वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना। इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट की मदद से लिखा जा सकता है। कैसे? यहाँ एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, प्लस वाई कंपोनेंट लिखेंगे, प्लस जेड कंपोनेंट लिखेंगे। लेकिन सर वो कंपोनेंट होंगे कितने? ये होएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये इसका कंपोनेंट होंगे। अगर सर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देना, लो मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे हो, -3 जे कैप माइनस +2 के कैप, ऐसे पेपर में लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर इसमें तो एक्स वाला पार्ट ही नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम ऐसे लिखेंगे। ए वेक्टर एक्स वाला मिसिंग है ना, तो आप उसको आई वाला मिसिंग है तो उसको 0 आई कैप लिख दो। बीच में प्लस का निशान होना जरूरी है। आप कहोगे सर लेकिन जे वाला आपका तो माइनस है, आप क्या करोगे? इस माइनस को ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट के बाहर प्लस डाल दो, जे कैप, और फिर आखिर में के कैप। पहले तो सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए, आई वाला, जे वाला, के वाला, फिर बीच में प्लस के निशान भी फिक्स होने चाहिए, और कोई अगर मिसिंग है तो उसको 0 लिख दो। तो गिवन वेक्टर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के दिखाया आपको। ठीक है? इसी तरह से मैं बी वेक्टर को भी लिख सकता हूँ। सर बी वेक्टर को कैसे? देखो ध्यान से, कोई मान लो दूसरा वेक्टर है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, बी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। है? अब ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो कैसे? 2 आई कैप +3 जे कैप -1 के कैप, ये लिख दिया। सर आपने तो -1 कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल सही। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। ओके, 2 आई कैप +3 जे कैप, ध्यान से सुनना, अब प्लस ब्रैकेट में -1 के कैप। तो ये दोनों टिक वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिए। सर आप इनको अब ऐड कैसे करोगे? देखो ऐड करने का तरीका सिखाने लगा हूं अब। सभी बच्चे प्लीज और प्लीज अटेंटिव हो जाएं। a+b दोनों का वेक्टर ऐड करके अनदर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर r। तो r वेक्टर में निकालना सिखा रहा हूं आपको। देखो कैसे निकलेगा r वेक्टर, ध्यान से सुनो। a और b है ना, तो उनके x ऐड कर दो, 0 में 2 ऐड कर दो, 0 और 2,
उसका ए का भी एक्स कंपोनेंट ले लो, बी का भी एक्स कंपोनेंट। 0 और 2 को ऐड करा है, 0 बना, 0 i कैप। फिर इधर देखो, अब जे वाले ऐड कर दो। इधर 3 है, इधर -3, इधर 3, इधर -3, जे वाले दोनों आपस में कट गए हैं, तो -3 को कैंसिल कर देगा, तो 0 के जे कैप। अब के वाले देखो, उधर 2 है, इधर -1, उधर 2 है के वाला, इधर -1, ऐड करो, -1 आ गया, तो -1 के कैप आ गया। तो इस तरह से जीरो वालों को छोड़ दो, तो आर वेक्टर का आंसर क्या आ गया, -1 के कैप। ये आंसर आ गया। जिन बच्चों को एडिशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। जिनका नहीं हाथ खड़ा उनको बोर्ड पे बुलाता हूँ। ओके, सबको समझ आ गया। तो ये जो चीज, ये आपको एडिशन का पहला मेथड समझाया अभी। ये कौन सी एडिशन है बेटे, ध्यान से सुनो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का आंसर रिजल्टेंट वेक्टर, वो मैंने सिखाया आपको। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, ये वाला तरीका हम अभी अभी सीख के हटे हैं। बच्चा कहता है सर कोई और तरीका भी है? यस, और तरीका भी है। ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐसा वेक्टर दिया हो, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर आपको ऐसे दे दिए, ओके, और बी वेक्टर ऐसे दे दिए, ये बी वेक्टर बेटे, ये ए वेक्टर, और आपसे एडिशन ऑफ द वेक्टर का आंसर पूछ लिया, तो ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, आपने ए वेक्टर को यहां रख लेना है। रख लिया, जहां पर ए वेक्टर खत्म होता है वहां पर बी रख देना, उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं डिस्टर्ब करनी यहां पर। तो मैंने ए वेक्टर रखने के बाद बी वेक्टर उसके बराबर वाला ये रख। ध्यान से सुनना, जहां एक वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा शुरू हो, तो इस टेक्निक को बोलते हैं वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। क्या बोलते हैं, टेकन इन ऑर्डर। एक चीज खत्म हुई दूसरी शुरू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब जब दो वेक्टर्स बन गए, तो इस यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल में मैं एक तीसरा वेक्टर ड्रा करूंगा। वो तीसरा वेक्टर क्या होएगा, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक टच करती हुई लाइन। लेकिन एरो उधर को रखना है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि वापिस लेकर आ जाओ यहां पर। एरो, येलो का एरो गलती से भी इधर को मत कर देना, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये जो येलो वाला वेक्टर है, वो हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताएगा। ये जो टीचर ने आपको समझाया, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनी, इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ। एक बात और, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, ए इधर को जा रहा है, बी ऊपर को जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन में ये एंगल, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन में ये वाला एंगल थीटा आपको दिया होगा। आपने क्या बताना है पेपर में, आर वेक्टर की लंबाई कितनी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताना होगा। फिर ये भी बताना होगा कि आर वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया। मान लो वो वेक्टर बनाया अल्फा, अल्फा भी बताना होगा। अल्फा बताने से हम आर की डायरेक्शन बता सकते हैं। हम कहेंगे ए वेक्टर तो तुम्हारा गिवन है ना, ए और बी, ए भी गिवन, बी भी गिवन, थीटा भी गिवन, गिवन गिवन गिवन। हम कहेंगे ए वेक्टर तो तुम्हारा गिवन है ना, वो कहेगा हाँ जी गिवन है।
तो जिधर को तुम्हारा ए वेक्टर है उससे अल्फा एंगल बनाते हुए हमारा आर वेक्टर खींच दो। कहता मैं खींच तो दूंगा, मेरे को ये तो बताओ कि अल्फा है कितना है और आर की लंबाई कितनी है। हमने कहा अभी बताते हैं आपको फार्मूला। ओके, वो फार्मूले में अभी यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा आपको, याद रखने हैं। इसके बिना वो फार्मूले अभी लिखूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो। अगर इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया होता ए वेक्टर, और बी वेक्टर को यहां से टेकन इन ऑर्डर ना करा होता, बल्कि बी वेक्टर को भी वहीं से शुरू कर दिया होता जहां से ए वेक्टर शुरू करा, उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन रखा होता। जब दो वेक्टरों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन रखा जाए तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स, ए इधर को जा रहा है बी इधर को जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन में एंगल कितना था, थीटा। सर कैसे पता है? ये देख लो, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन में एंगल थीटा है। तब उसके बाद आपने इस व्हाइट लाइन के पैरेलल ये ब्लू लाइन लगा देनी है। फिर ग्रीन लाइन के पैरेलल, ग्रीन लाइन वेक्टर के पैरेलल एक ये येलो लाइन लगा दी। तब ये क्या बन गया? सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताने लगा हूं आपको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं बच्चों को पूछूं सर बेटे हमने निकालना क्या था? सर आर निकालना है। तो आर ऐसे निकलेगा, योर अटेंशन, ये वाला जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ना पिंक कलर की, यानी प्राइमरी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, प्राइमरी डायगोनल, ये आपका आर वेक्टर होगा। सर इस आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देंगे? वेरी सिंपल। आर वेक्टर ने ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। अल्फा की वैल्यू बता दो बस। सर ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होंगे, बिल्कुल। सर ये आर और वो आर बराबर होंगे, बिल्कुल। लेकिन सर ये आर का मैग्नीट्यूड निकालना कैसे है, अल्फा का कैसे निकालना है? देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड या ऐसे? इसके लिए आपको इतनी बड़ी चीज का अंडर रूट करना है। सर क्या है इसके अंदर? ए वेक्टर की कितनी लंबाई है, कितना मैग्नीट्यूड है, उठा के स्क्वायर कर दो। सर एग्जांपल से बताना। जैसे मैं बोल दूं ए वेक्टर इज 7 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट वेक्टर, 7 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो जो मैं 7 बोल रहा हूँ ना वो इसका मैग्नीट्यूड है। 7 का स्क्वायर कर दो यहाँ। ओके। इसी तरह से मैं बोलूं बी वेक्टर, बी वेक्टर को लिखूं 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे बोल दो, तो 2 का स्क्वायर कर दो। ये बी वेक्टर हो गया, ट्वाइस ए बी। यहां तक तो आप आसानी से याद ही रखोगे, आपको पता है किसी चीज का होल स्क्वायर खोला हुआ है। उसके बाद लेकिन बेटे ये मत भूल जाना कि पीछे कॉस थीटा भी लगाना है। कॉस ऑफ द गिवन एंगल। थीटा क्या है? थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर टेन थीटा का अल्फा कैसे निकालेंगे? सुन लो, अल्फा को निकालने का तरीका सुन लो। मैं कहूंगा मैं टेन अल्फा सिखाऊंगा पहले आपको। ओके सर। फिर जो भी ये ब्रैकेट आएगी ना, सिखाऊंगा अभी, उसके सामने टेन इनवर्स लिख के, सेम ब्रैकेट लिख के यहाँ पर, तो ये अल्फा बन जाएगा। अगर टेन टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दैट ब्रैकेट। पर सर ये ब्रैकेट तो आपने हमें सिखाई नहीं अभी। अभी सिखाता हूँ। इस ब्रैकेट के लिए पहले यहाँ डिवाइड का निशान लगा लो, फिर यहाँ पर प्लस का निशान बना लो। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे। मैं कहूंगा बेटे आप कौन सा एंगल निकालना चाहते हो? सर अल्फा। मैंने कहा आप बीटा तो नहीं निकालना चाहते? बीटा जो बी के साथ टचिंग कर रहा है? नहीं सर, वैसे मैं निकाल लूंगा बीटा सर, अगर आप अल्फा सिखा दो। क्यों? सर देखो थीटा तो उसने गिवन दिया ही हुआ है। अगर थीटा आप दे दोगे
और थीटा है ना अल्फा और बीटा का टोटल है। तो अगर आप अल्फा निकालना सिखा दोगे, थीटा उसने दिया हुआ है, मेरा बीटा अपने आप निकल जाएगा। आप अल्फा सिखाओ कैसे निकालना। मैंने कहा अच्छा। सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे। मैं उसको कहूंगा तुम्हारा ये अल्फा एंगल जिन दो वेक्टरों को ऐड करना है उनमें से किसके साथ टच कर रहा है। एक बच्चा कहता है सर बी वेक्टर के साथ। गलत। बी वेक्टर के साथ थोड़ी टच कर रहा है, देखो ए के साथ टच कर रहा है। यहाँ बी के साथ तो बीटा टच कर रहा है। हम कौन सा निकाल रहे हैं एंगल अल्फा। हमारा एंगल किसके साथ टच कर रहा है, ए के साथ। जिसके साथ टच कर रहा हो वो वेक्टर यहां लिखा करते हैं अकेला। और जो बिना टच वाला है यानी कि बी, वो यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। और टेन के सामने साइन लिखना है, कॉस लिखना है। और अल्फा एंगल नहीं लगाना, वहां पर थीटा लगाना है, थीटा। बस आपको समझ आ गया। फिर से सुन लो। जो टचिंग वेक्टर होगा किसके साथ, जिस एंगल को हमने निकालना है उसके साथ जो टच कर रहा है वेक्टर, ए कर रहा है बी तो कर नहीं रहा, वो यहां लिखना है अकेला। और प्लस करके नीचे, ऊपर नीचे अनटचिंग वेक्टर लिखेंगे। अनटचिंग अनटचिंग, साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात फिर उसके बाद टेन इनवर्स कर दो, ये ब्रैकेट यहां लिख दो। एक बात और सुनो ध्यान से। एक बच्चा कहता है सर अगर इसमें बीटा निकालना होता तो क्या हम सेम टेक्निक लगा सकते हैं अल्फा वाली। बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान से सुनो बीटा कैसे निकलेगा। टेन ऑफ बीटा। मैं बच्चे को बोलूंगा बेटे बीटा किसके साथ टच में है, ए के साथ के बी के साथ। एक बच्चा कहता है सर आर के साथ भी तो टच में है, आर के साथ। ना ना, जिन दोनों को ऐड करना उनमें से किसके साथ टच है। आर तो आंसर है ना, जिनको ऐड करना उनमें से बीटा किसके साथ टच है। सर वो बी के साथ। तो बस टचिंग वेक्टर को यहाँ अकेला लिखना होता है। और ए जो है अनटचिंग है ना बीटा के लिए, तो वो यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ ऊपर साइन थीटा, और नीचे बेटे ये मार्कर चलना बंद हो गया, यहाँ कॉस थीटा। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो कंपोनेंट मेथड आपको पिछली शीट पे समझाया। इसके लिए भी ये फार्मूले लगते हैं, ध्यान से सुनो। ट्रायंगुलेशन मेथड के लिए भी ये फार्मूले लग जाएंगे, पैरेललोग्राम के लिए भी यही दोनों लग जाएंगे। फिगर अलग अलग है लेकिन। जिनको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे। तो आपको एडिशन भी समझ आ गया। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये जो रेड कलर का डायगोनल है ना, रेड कलर का, ये उसी जगह से शुरू होता है जहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर शुरू होते थे। यानी आर वेक्टर भी ए वेक्टर और बी के साथ को इनिशियल है, कॉमन इनिशियल पॉइंट वाला स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे डायगोनल को प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। आप एक बच्चा बोलेगा सर फिर जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल देखो यहाँ ऊपर से नीचे को, ये भी तो एक डायगोनल है, नीचे ऊपर से नीचे को। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। तो मैं इस सेकेंडरी डायगोनल का फायदा लूंगा अगली डायग्राम में। देखो शाबाश। मान लीजिए आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर ऐड नहीं करना इस बार, माइनस करना है। और इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर है मान लो एस। सब्ट्रैक्शन का आंसर है एस। ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे इस क्लास में उठ के जाते हैं मोस्ट अनलकी ऑफ देयर ओन फ्यूचर। ध्यान से सुन लेना। पहले आपने ए वेक्टर ड्रा करा, ओके सर, ए वेक्टर ड्रा कर दिया। फिर आपने बी वेक्टर ड्रा कर दिया, डी कर दिया। दोनों को को इनिशियल बना लिया। इनका स्टार्टिंग एंगल, इनके बीच में एंगल
थीटा है। स्मॉलर एंगल, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में लार्जर एंगल नहीं ले लेना, लार्जर नहीं कंसिडर करना, स्मॉलर ही दिया होता है। ओके, फिर क्या करना है सर? फिर टीचर कहता है पैरेललोग्राम पूरी कर दो। सर पैरेललोग्राम पूरी होगी, अब टीचर कहता है इस बार तुमने प्राइमरी डायगोनल नहीं ड्रा करना, बल्कि तुमने इस बार सेकेंडरी डायगोनल ड्रा करना है। और जो सेकेंडरी डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब ध्यान से सुन लेना आगे। बच्चा कहेगा सर इस एस को कैसे निकालना है? योर अटेंशन, एस को निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा, और एस को निकालने के लिए एक ध्यान से सुनना अभी इंपॉर्टेंट बात। ए किधर को जा रहा है? सर ए तो इधर को जा रहा है। आपका सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर किधर जा रहा है? सर सब्ट्रैक्शन वाला इधर को आ रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन में, एस की डायरेक्शन इधर को, ए की डायरेक्शन इधर को, इन दोनों की डायरेक्शन में ये जो एंगल होता है इसको अल्फा डैश कह देता हूं। अल्फा डैश से, अल्फा डैश की वैल्यू से मैं एस की डायरेक्शन बता दूंगा। तो पहले मैग्नीट्यूड सुन लो एस का, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को बता सके मैंने क्या डिफरेंस डाला है? पीछे वाले पेज में एक और कुछ और लिखा था, अभी कुछ और लिखा है। देखो पीछे वाले पेज में मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखो। यहाँ प्लस था, और अब क्या लिख रहा है टीचर? माइनस। ओके, लेकिन ये वाला प्लस ही है, ये वाला माइनस। ए बी के वाली टर्म के आगे माइनस। ओके, और अब tan अल्फा कैसे निकालना है? टीचर कहेगा अल्फा किसके साथ टचिंग में है? सर अल्फा तो यहाँ है, ना तो वो ए को टच कर रहा है ना बी को। लेकिन टीचर कहता है अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ सर फिर तो ठीक है, ये भी अल्फा डैश है वो भी अल्फा डैश, तब तो सर अल्फा डैश ए के साथ टच कर रहा है। ध्यान से सुनो फिर, जिसके साथ टच कर रहा वो यहाँ लिखो, जिसके साथ नहीं टच कर रहा वो ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, साइन थीटा लिखना है कॉस थीटा लिखना है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पर माइनस करना है इस बार। जब पिछला आर्टिकल कराया था तो वहां पर प्लस था, देखो अब जो कराया है वो माइनस। तो टेंजेंट अल्फा डैश आ गया, तो अल्फा डैश किसके बराबर आएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस करली ब्रैकेट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस करली ब्रैकेट। ये मैंने अपने बच्चों को सब्ट्रैक्शन समझाया। जिनको समझ आ गया बोलो यस, रेज योर हैंड। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को ये कह सकते हो सर आपने ये फार्मूला बता दिया हमने याद कर लिया, पर ये फार्मूला आया कैसे वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आप उतना वेक्टर कराओ जितना प्लेनर मोशन के लिए समझने के लिए जरूरी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक लेक्चर मांगा है, वो तो कह रहे थे कट कर दो वेक्टर। किसका प्रूफ कराएंगे? आपके क्लास टीचर, याद से कर लेना उनसे। अब मैं एक बात और सिखाता हूँ, शाबाश, योर अटेंशन। अगर मेरे पास ए वेक्टर ऐसा हो 3k कैप माइनस 2i कैप, और बी वेक्टर ऐसा हो, ध्यान से सुनना, 2j, ठीक है सभी बच्चे ध्यान से देखो, बी वेक्टर हो 2j कैप माइनस 1i कैप, और मैं हाँ मैं लास्ट कर रहा हूँ, लास्ट लास्ट 2 मिनट दे दो बस। और ए माइनस बी निकालना हो, ए माइनस बी, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड कंपोनेंट में लिखूंगा। ए वेक्टर को लिखूंगा, पहले आई वाला लिखूंगा, -2i कैप,
फिर जे वाला लिखूंगा, सर जे वाला तो मिसिंग है, तो 0 j कैप प्लस 3 k कैप। फिर बी वेक्टर को भी स्टैंडर्ड में लिखूंगा, सबसे पहले आई वाला लिखूंगा -1 i कैप, फिर जे वाला 2 j कैप। सर इसमें के नहीं है, तो के नहीं है तो 0 k कैप। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया दोनों वेक्टर्स को। फिर जब मैं ए माइनस बी के आंसर को मान लो एस वेक्टर कह देता हूं, तो कैसे निकालना है, इसके ए के -2 में से -1 माइनस कर दो। देखो, -2 -1, बीच में माइनस, तो अगर सॉल्व करोगे आप तो ये बनेगा -1। बॉडी हैंग हो गया यार। चलो, मेरा बोर्ड हैंग हो गया, और बाकी का हम अगली बार करेंगे। बोर्ड हैंग हो गया।